हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 22 जैन मॉर्निंग शिफ्ट वाले पेपर को। तो बच्चों देखो, यहाँ पे सबसे पहला सवाल क्या है आपके सामने। पहला सवाल है द सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6 और साथ में बोला सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 4। एक एपी है, इसके शुरुआत की 4 टर्म्स का सम यानी 4/2 2a + 3d आपको दे रखा है 6 और साथ में सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स यानी 6/2 2a + 5d ये आपको दे रखा है 4। तो ये दो रिलेशन आपको पता है और इसके आधार पर आपको क्या पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स क्या होता है, ये होता है 12/2 2a + 11d। इसकी वैल्यू पूछिए, यानी ये हो जाएगा 6 टाइम्स 2a + 11d। तो हमें a और d पता होने चाहिए। तो a और d की वैल्यू अपन यहाँ पे इन दोनों रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये मामला कितना बनेगा, ये हमारे पास है 2 और इधर कैंसिल आउट करेंगे तो 3 बचेगा। ये 3 है, ये 3 है और इस 3 को मैं इधर ला सकता हूँ, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2a + 3d पता है, 2a + 5d पता है। अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर दे, मान लो इसमें से मैं इसको घटा देता हूँ तो 2a - 2a खत्म हो गया, 5d - 3d 2d बनेगा और इक्वल्स टू 4/3 - 3 और ये होगा -5/3, यानी d की वैल्यू आएगी डी की वैल्यू -5/6 ये आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ये है 12a और ये है 66d। d की वैल्यू हमें पता है -5/6, हमें a भी चाहिए। देखो यहाँ पर 2a की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 3 - 3d 3 - 3d आप यहाँ पे रख दो, है ना। तो ये है 6 टाइम्स 2a की वैल्यू है 3 - 3d और ये 66d। तो ये है 6 × 18 और यहाँ पर -18d, है ना। d की वैल्यू कितनी है, -5/6 और +66d यानी -5/6। तो ये बनेगा मामला कितना, 15, है ना। तो 18 + 15 और यहाँ पर ये बनेगा -55। तो ये बन गया अपने पास -40 और +18, तो -40 + 18 ये हो गया -22। ठीक है, तो इसका आंसर आना चाहिए -22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन बेसिक सवाल है, मतलब 10th वाले बच्चे ये सवाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये सवाल क्लियरली आप देख सकते हो, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x⁴ 48 पूछा है और ये यहाँ पर एक जीपी दे रखी है, आप देख सकते हो जीपी दे रखी है और क्लियरली सवाल दिख रहा है कि बायनोमियल थ्योरम से है। इस टाइप का सवाल अगेन पूछा जा चुका है। ओके, तो देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x⁴ 48 अपन को चाहिए और ये यहाँ पे जीपी नहीं एजीपी है। ओके, क्या है ये, एजीपी है। तो देखो बेटा, यहाँ पर अगर हमारे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें एजीपी का समेशन फाइंड आउट कर लेना चाहिए, उसके बाद में x⁴ 48 फाइंड आउट करना चाहिए। तो जीपी के सम के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका सम एसलेट कर लेते हैं। तो एक बार सीरीज को लिख लो आप। इसके बाद में क्या करेंगे, जो इसका कॉमन रेशियो है उसको इस पूरे रिलेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। पूरे रिलेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा s1 + x, लेकिन यहाँ पे जो भी टर्म्स आएंगे उनको एक स्टेप आगे लिखेंगे। तो ये बनेगा 1 टाइम 1 + x का होल स्क्वायर, ये बनेगा 2 टाइम्स 1 + x⁴। इस तरह से ये भी बनेगा और लास्ट में ये जो टर्म है वो आगे जाएगी तो ये बनेगी 100 टाइम्स 1 + x⁴101। तो यहाँ पर जो भी टर्म्स प्रेजेंट है उन सबको r से मल्टीप्लाई करना है और एक टर्म आगे लिखना है एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ देखो s कॉमन लोगे तो 1 माइनस दिस, ये आएगा -x और यहाँ पे है 1 + x। इसकी बात करें तो सब्ट्रैक्शन से ये 1 + x का स्क्वायर बनेगा, यहाँ भी सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ये 1 + x का क्यूब बनेगा। तो ये पैटर्न चलता रहेगा। तो आप यहाँ पे जब देखेंगे, जब इसके अंदर से ये टर्म सब्ट्रैक्ट होगी तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही बनेगा, 1 टाइम 1 + x⁴100।
और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसमें से ये घटाओगे तो -100 टाइम 1 प्लस एक्स की पावर 101। ओके, नाउ आप देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मामला क्या है, जीपी है। 1 प्लस एक्स की पावर 1 से 1 प्लस एक्स की पावर 100 तक लगातार आपको पावर्स दिख रही होंगी, इंटीग्रल पावर्स। इसमें टर्म्स कितनी है, 100 जीबी है। तो जीबी का सम आप कर सकते हो। जीबी का सम क्या होता है, जीबी का सम होता है a इंटू आर की पावर n, आर की पावर n नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन r -1, यानी 1 प्लस एक्स -1। आगे देखिए तो -100 टाइम्स 1 प्लस एक्स की पावर 101। तो देखो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन, 1 से 1 कैंसिल आउट। आगे और सिंप्लीफाई करें तो सम कितना होगा, देखो ध्यान से ये है 1 प्लस एक्स की पावर 101 और यहाँ पे माइनस में 1 प्लस एक्स है ना, 1 प्लस एक्स, एक्स से अपन को डिवाइड करना है, एक्स से डिवाइड करना है, ठीक है। आगे है -100 1 प्लस एक्स की पावर 101। अब देखो ये s टाइम माइनस एक्स है ना, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स से और डिवाइड करना है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस ये एक्स स्क्वायर और ये अपॉन एक्स, ऐसा बन जाएगा। तो हमें इस सवाल के अंदर x की पावर 48 का कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर 48। तो देखो यहाँ पर आप देखें नीचे एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब हमें ऊपर वाले एक्सप्रेशन से x की पावर 50 का कोफिशिएंट चाहिए। तो x की पावर 50 का जो कोफिशिएंट है वो आएगा 101 C50, लेकिन नीचे कांस्टेंट के नाम पे -1 और है ना, ये भी आप ध्यान रखें। ओवरऑल कोफिशिएंट क्या बनेगा, -101 C50। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो ऊपर क्या बनना चाहिए, एक्स की पावर 50, लेकिन यहाँ पे नहीं बन सकता, छोड़ो, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं होगा। और यहाँ पे एक्स है तो ऊपर एक्स की पावर 49 होना चाहिए, तो वहां से कोफिशिएंट आएगा 101 C49, लेकिन मल्टीप्लाई में 100 भी है, तो हमारा जो कोफिशिएंट है कुछ ऐसा होना चाहिए, 100 टाइम्स 101 C49 एंड -101 C50। तो यहाँ आप देखो तो 100 टाइम 101 C49 एंड -101 C50, सेकंड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो यहाँ पे इस सवाल को अगर मैं देखूं, ऐसे सवाल ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं पहले, तो इस सवाल में कोई खतरनाक बात नहीं है कि भाई टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सवाल देखा हुआ होगा, आपने तुरंत कर दिया होगा। पिछला सवाल 10th के लेवल का सवाल था। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि एक मैट्रिक्स दे रखा है 2/2 का, 2/2 का मैट्रिक्स दे रखा है और हमें पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, डिटरमिनेंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन क्या होगा। अगर आप देखिए तो यहाँ पे एक ही हायर पावर्स है, लेकिन ये देखो लगातार पावर्स है, पास पास की पावर्स है। चाहो तो आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हो। अगर आप कॉमन लेंगे ए की पावर 2023, तो यहाँ पे ए की पावर 2 बचेगा, यहाँ 3a बचेगा और यहाँ i बचेगा, और हमें इनका डिटरमिनेंट चाहिए। और डिटरमिनेंट चाहिए तो आप चाहो तो इसको सेपरेट भी कर सकते हो, तो डिटरमिनेंट ऑफ a पावर 2023 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर -3a प्लस i, ऐसा लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर आपको डिटरमिनेंट ऑफ a चाहिए, तो बताओ यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ a क्या होगा, 10 - 9, यानी एक तरह से 1 होगा। तो ये तो 1 हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें a स्क्वायर -3a प्लस i चाहिए। अगर आप चाहें तो a में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अदरवाइज आपको a स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर -3a, और वो कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेगी। थोड़ा बच सकते हो, कैसे, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनती है, a स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ दिस, है ना, यानी ये बनेगा 7 इंटू a प्लस डिटरमिनेंट ऑफ दिस इंटू i, तो डिटरमिनेंट है 1 इंटू i बराबर 0, यानी a स्क्वायर हमेशा 7a माइनस i होगा। तो मैं यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू 7a माइनस i रख देता हूँ, ये -3a प्लस i का डिटरमिनेंट, तो ये बन रहा है हमारे पास 4 टाइम्स a का डिटरमिनेंट। यानी एक तरह से ध्यान से देखना, ध्यान से, जैसे ही आप डिटरमिनेंट से किसी लैम्डा को बाहर लाए, है ना, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखें, लैम्डा a का डिटरमिनेंट क्या होता है, लैम्डा की पावर n-1 और a का डिटरमिनेंट, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर 4 है, बाहर लाएंगे तो 4 की पावर n-1, है ना, सॉरी यहाँ पे n-1 नहीं होगा,
ये n-1 नहीं होता, ये n होता है, वो रिजल्ट आता है एडजॉइंट में, है ना। एडजॉइंट ऑफ लैम्डा ए क्या होता है, लैम्डा की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन डिटरमिनेंट की बात होगी तो सीधा पावर n ही आएगा, तो ये आएगा 4 की पावर n। ऑर्डर कितना है इसका, 2 है, तो 4 की पावर 2 और डिटरमिनेंट ऑफ ए, और हमें पता है ये तो वैसे भी कितना है, 1 ही है, तो आंसर इसका आएगा 16। तो इसका आंसर है 16। तो इस सवाल की बात करें तो सवाल ये भी कैसा इजी है, इस टाइप के PYQs ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर आप PYQs को भी आप अगर तमीज़ से करते हैं तो क्वेश्चंस ज़्यादातर जो हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगेन डोमेन का क्वेश्चन, ये पिछली शिफ्ट में भी पूछा जा चुका है ना, डोमेन के क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर इसका डोमेन हमें चाहिए, तो सबसे पहले हमें दे रखा है रेशो, रेशो दे रखा है, तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर डिफाइन है, नीचे डिफाइन भी होना चाहिए और नॉन जीरो भी होना चाहिए। तो नॉन जीरो होगा यानी ये एक्सप्रेशन नॉन जीरो, साथ में ये डिफाइन भी होना चाहिए, यानी ln के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन डिफाइन हो चुका है। अगले एक्सप्रेशन की बात करें तो साइन इनवर्स का जो इनपुट है वो -1 से लेकर 1 तक होना चाहिए, मतलब x + 2 अपॉन 2x + 3 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 होनी चाहिए, लेकिन साथ में इसकी जो वैल्यू है वो 1 या 1 से कम होनी चाहिए। तो हमें इन चारों कंडीशंस का ध्यान रखना है, यानी इंटरसेक्शन लेना है। तो देखो यहाँ पर इसकी अगर बात करते हैं तो ये 0 नहीं होना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए मतलब x की वैल्यू 9 नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर देखें तो ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं -1 को इधर लाऊंगा तो +1 होगा, और वो 2x + 3 ऊपर ऐड होगा, तो ये बनेगा 3x + 5 नीचे 2x + 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और इसके सॉल्यूशन अगर ड्रॉ करें तो रूट्स हैं इसके -3/2, -3/2 है ना, 1.5 ना, और -5/3, ये अपने पास कितना बनेगा 1.6 है ना, -1.6, तो ये इधर आएगा है ना, -5/3। तो प्लस माइनस प्लस बाहर वाला सॉल्यूशन चाहिए पॉजिटिव है ना, और इक्वल टू 0 भी चाहिए, मतलब x की वैल्यू -5/3 भी चलेगी, तो ये इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट इसके सॉल्यूशन देखो, 1 को इधर लाऊंगा तो -1, तो 2x + 3 ऊपर जाएगा -1 के साथ मल्टीप्लाई, यानी ये ऊपर घटेगा, यानी ऊपर बनेगा -x -1 और नीचे 2x + 3 लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव बनाना है, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कुछ ये ऐसा बन जाएगा। सॉल्यूशन देखो किस तरह से प्लॉट करोगे आप, इसका सॉल्यूशन है -1 और यहाँ कितना आएगा -3/2। साइन नोटेशन आपको पता ही है ना, प्लस माइनस प्लस, अब वो चलेगा क्योंकि लीनियर फैक्टर्स हैं, तो प्लस माइनस प्लस। हमें चाहिए पॉजिटिव, साथ में 0 भी चाहिए, मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर, आई मीन न्यूमरेटर क्या हो सकता है 0, यानी -1 भी अपन इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमें एक तरह से इन चारों के कॉमन सॉल्यूशन चाहिए, तो चारों के कॉमन सॉल्यूशन चाहिए, तो देखो यहाँ पे मैं सबको एक साथ प्लॉट कर रहा हूँ है ना। फाइनली यहाँ पे क्या होगा वो देखो आप, ये बोल रहा है कि 10 से कम होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। यहाँ पे नॉड पॉइंट्स क्या हैं, -5/3 -3/2, -5/3 -3/2 और -1। तो ये बोल रहा है ये पॉइंट है इससे आगे, और -3/2 से पीछे, ये बोल रहा है -5/3 से पीछे और साथ में -3/2 से आगे, ठीक है। और साथ में ये 10 से कम बोल रहा है, 10 से कम है ना, तो 10 से कम बोला कि 9 नहीं होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए, तो 9 को बिल्कुल नहीं लेना, 9 को लेना ही नहीं है, 9 को लेना ही नहीं है, ये अपन को ध्यान रखना है, 9 को बिल्कुल भी नहीं लेना। तो हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या बनेगा, ये बनेगा -∞ से लेकर -5/3 ओपन,
इन्फिनिटी से लेकर -5/3 ओपन। आगे देखें तो ये भी सॉल्यूशन बन रहा है ना, यूनियन -1 से अच्छा ये क्लोज्ड है और यहाँ पे 9 ओपन, और यूनियन 9 से यहाँ पे 10 ओपन। तो ये इसका एक तरह से सॉल्यूशन बनना चाहिए। हमें यहाँ पे सॉल्यूशन के नाम पे क्या रखें, -50 से -a क्लोज्ड, फिर -1 से 9 ओपन और 9 ओपन से 10 ओपन। अच्छा इस साइन का यहाँ पे लोचा हो रहा है ना, इस साइन का लोचा हो रहा है, मतलब यहाँ क्लोज्ड। अच्छा क्लोज्ड हो सकता है -5/3 क्लोज्ड, -5/3 क्लोज्ड है ना, -5/3 है ना, यहाँ पे क्लोज्ड ना, बिल्कुल था यहाँ पे क्लोज्ड था, ये क्लोज्ड ही आएगा है ना। तो कुछ इस तरह से इसका सॉल्यूशन रहेगा। अब देखो अपन कंपेयर कर सकते हैं ना आराम से कि a की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए 5/3 और b की वैल्यू है 9 और c की वैल्यू है 10। तो हमें पूछा है b + c + 3a। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या होगा, देखो ध्यान से, b + c, तो b + c, या यहाँ से बोल सकते हो b + c, यानी 9 + 10, 9 + 10 और +3 टाइम्स a। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5/3, 5/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आएगा 9 and 5 14 और 10 24। ठीक है, तो सही जो ऑप्शन है इसका वो क्या होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर देखो आप पिछले अगर 2 शिफ्ट 3 जो भी शिफ्ट हुई है वो अगर देखें तो वहां पे डोमेन के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप अगर देखें क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न वही है, बस डेटा यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो पुरानी शिफ्ट जरूर देखें। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अगेन रिलेशन, सेट्स एंड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा है, टाइप ऑफ रिलेशन है ना, और इससे क्वेश्चन पिछले शिफ्ट्स में भी पूछा गया है। और ये वाला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन में एक सेट दे रखा है M और इसमें 16 एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 16 तक। बोला कि R एक रिलेशन है M पर डिफाइन है, और इस तरह से कि 4y इक्वल्स टू क्या होगा, 4y इक्वल्स टू 5x - 3, ऐसा बोला है इसने। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन R टू मेक इट सिमेट्रिक। इस कंडीशन के अंदर जो रिलेशन बन रहा है वो रिलेशन सिमेट्रिक बन जाए, इसके लिए हमें कम से कम है ना कितने एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू एडेड ना। अब इसमें ये बोलना चाहिए वैसे और भी बेटर रहता कि मिनिमम एलिमेंट कितने जोड़ोगे, है ना। अब देखो देखते एक बार रिलेशन क्या बन रहा है, रिलेशन क्या बन रहा है, सिमेट्रिक बनाना अपन को, मतलब x, y अगर रिलेट कर रहा है तो y, x भी रिलेट करना चाहिए, x, y रिलेट कर रहा है तो y, x भी रिलेट करना चाहिए। तो देखो ध्यान से यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट बनेंगे वो देख लेते अपन रिलेशन के अंदर। अगर हमने x की वैल्यू 1 रखी तो कोई फायदा नहीं है, y की वैल्यू आएगी 2/4, कोई फायदा नहीं है। हमें x की वैल्यू 2 रखने में भी फायदा नहीं है क्योंकि y की वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी। 3 पे अगर देखें तो काम होगा, 3 रखेंगे तो 15 - 3 12/4 3 ऐसा बनेगा। 4 पे देखेंगे तो 20 - 3 नहीं बनेगा, अगेन y इंटीजर नहीं आएगा, है ना। 5 पे देखेंगे 25 - 3 नहीं होगा। 6 पे देखेंगे 30 और -3 27 नहीं होगा। 7 पे आप देखोगे तो मेरे हिसाब से सेट हो जाएगा ना, 7 और 5 35 - 3 32/4 8, तो ये होगा 7,8 है ना। तो मतलब सीधा 3 से 7 में सेट हो रहा है ना, 4 के अंतराल पे है ना। अब देखो आप सीधा 11 पे चेक करो, तो 11 × 5 55 - 3 यहाँ पे 52 और 4 से डिवाइड करोगे तो 13। इसी तरह से आप सीधा 11 और 4 17, अब 17 वाला तो एलिमेंट है ही नहीं ना, तो क्या ही चेक करोगे। तो रिलेशन में आपके पास केवल 3 एलिमेंट होंगे, 3,3 7,8 और 11,3, और आप चाहते हो कि यहाँ पे ये जो रिलेशन है वो क्या बन जाए, सिमेट्रिक बन जाए। तो अगर ये सिमेट्रिक आप इसको बनाना चाहते हो तो आप कितने एलिमेंट ऐड करोगे, देखो ये तो सेल्फ सिमेट्रिक है ना। तो आप यहाँ पे 7,8 अगर इसमें अवेलेबल है तो 8,7 लेना पड़ेगा, और यहाँ पे 13,11 भी लेना पड़ेगा, यानी आपको 2 एलिमेंट इसमें जोड़ने पड़ेंगे ताकि ये सिमेट्रिक हो जाए। इतने एलिमेंट जोड़ने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। और यहाँ पे जो सी है वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है, सबसे पहले आपको इसका फॉर्मेट पहचानना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और ये हिंट है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। अगर इसको हम बनाना चाहें तो देखो ये मामला बन सकता है किसमें, माइनस है ना, ये प्लस अगर होता तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई हो जाता, लेकिन माइनस है तो ये रेशो का डिफरेंशिएशन। और ये किसका बन सकता है, ये y बाई एक्स का बन सकता है, लेकिन उसके लिए अपॉन में एक्स स्क्वायर आना चाहिए, एक्स स्क्वायर आना चाहिए ना। तो एक मिनट, मैं इसको पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। अच्छा, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक एक्स को तो मैं अंदर भेज सकता हूँ, बाकी को बाहर रहने दो। तो ये बनेगा कुछ इस तरह से, और dx। तो ये जो मामला है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ y बाई एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ y बाई एक्स। और अगर आप देखें यहाँ पर, अच्छा ये वाला फंक्शन क्या है, y बाई एक्स का ही फंक्शन है, इसको हम इधर ला सकते हैं अपॉन में, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। और इधर बचेगा dx अपॉन एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये बनेगा ln x, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, अगर ये मैं t मान लूँ तो ये है dt अपॉन रूट वन प्लस टी स्क्वायर, dt अपॉन रूट वन प्लस टी स्क्वायर। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग में t प्लस रूट वन प्लस टी स्क्वायर, ऐसा होगा, ठीक है। अगर मैं इसको t मानता हूँ, अगर मैं इसको t मानता हूँ तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अच्छा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करें। अच्छा, ये लॉग है, इधर भी लॉग ही एक तरह से, अच्छा इसको भी आप लॉग ही मान लो, लॉग सी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बनेगा लॉग सी एक्स, और यहाँ पे लॉग ऑफ दिस है ना, तो एंटी लॉग लोगे तो एंटी लॉग लेने पे क्या होगा, t प्लस रूट ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स। अब यहाँ पे अपन t की वैल्यू रख सकते हैं, y बाई एक्स है ना, y बाई एक्स रखेंगे तो ये बनेगा y बाई एक्स प्लस रूट वन प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई करें तो ये मामला बनेगा y, और ये रूट में वन, ये बनेगा एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर और यहाँ पे सी एक्स स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से इसका सॉल्यूशन आना चाहिए, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बराबर में सी एक्स स्क्वायर, कुछ कांस्टेंट एक्स स्क्वायर और माइनस में वाई, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस वाई। तो ये तो पहला ऑप्शन ही सेट हो रहा ना। तो ये वाला जो सवाल था, अगर आप इसको प्रॉपर्ली देखें कि सबसे पहले जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल देखो आप, तो उसमें देखा करोगे भाई फॉर्मेट कौन सा है। तो ये इसके हिंट है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये एक्स और वाई के रेशियो का डिफरेंशिएशन में ऐसा बनता है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है और उससे सवाल पूछ लिया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखना आप, सवाल में नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स ऑफ सम ITF इक्वेशन, ओके, tan इनवर्स 4x प्लस tan इनवर्स 6x बराबर पाई बाई 6, और बोला गया है कि x की जो वैल्यू है वो माइनस वन बाई टू रूट सिक्स से लेकर प्लस वन बाई टू रूट सिक्स तक हो सकती है। मतलब कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी हैं और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं। हमें x की वैल्यू चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे। अच्छा, यहाँ पे क्या नेगेटिव वैल्यूज हो सकती है? अगर x यहाँ पे नेगेटिव हुआ, अगर सोचो अगर x नेगेटिव हुआ तो ये जो आंसर है वो माइनस पाई बाई टू से जीरो के बीच में होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा, फिर तो ये भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। उस चक्कर में LHS में जो एंगल आएगा वो तो कैसा आएगा, नेगेटिव, लेकिन RHS कैसा है, पॉजिटिव। मतलब ये तो संभव नहीं है, यानी x नेगेटिव तो नहीं हो सकता। x कैसा होगा, इतना मेरे को पता है कि x कैसा होगा, पक्का पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करें, इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ tan ले सकते हैं। तो दोनों तरफ जैसे ही tan लेंगे तो ये मान लो a है, ये b है, तो tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a tan b। तो tan a प्लस tan b
अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, और 10 पाई बाई 6 क्या होता है 1/√3। तो देखो यहाँ पर ये मामला क्या बनेगा, ये बन गया 10x इंटू √3, 10√3x, और साथ में ये इधर आएगा 1 माइनस 24x²। तो यहाँ से आप देखो तो इक्वेशन बन रही है 24x² प्लस 10√3x माइनस 1 बराबर 0। तो इसके सॉल्यूशन आएंगे 2। सॉल्व कर लो एक बार, देख लो कहीं ऐसा ना हो कि नेगेटिव सॉल्यूशन हो। तो इसके सॉल्यूशन आएंगे x इक्वल्स टू -b और प्लस माइनस यहाँ b² माइनस 4ac, तो ये आएगा 300 और माइनस 4ac करोगे तो 96 और अपॉन 2a ऐसा आएगा। तो यहाँ देखो आप -10√3 और नेगेटिव वाला तो आप डिस्कार्ड कर ही दो, नेगेटिव वाला तो आप डिस्कार्ड कर ही दो। तो यहाँ पॉजिटिव वाला अगर सॉल्यूशन लेते हो तो 396 का रूट और यहाँ पे 48 है ना। तो यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन है वो कौन सा चलेगा, ओनली पॉजिटिव। अच्छा क्या ये पॉजिटिव रहेगा? बिल्कुल ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये चीज तो अपन यहाँ भी देख सकते थे। देखो ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है क्या होता है c/a, वो कितना -1/24, -1/24 मतलब एक पॉजिटिव आएगा दूसरा नेगेटिव आएगा। तो एक पॉजिटिव रूट रहेगा ना, एक पॉजिटिव रूट रहेगा, तो इसका केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन आना चाहिए, है ना, केवल एक सॉल्यूशन आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो ये मॉडरेट सा सवाल जो पूछा गया आईडीएफ इक्वेशन का, आई होप ये आपको क्लियर है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन से, क्योंकि आपने देखा लिमिट -π/2 से +π/2, और लिमिट देखते ही आपको आइडिया एक बार तो ये हुआ कि ऑड इवन लगा देना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं यहाँ पे अंदर जो फंक्शन दे रखा है 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 4, ना तो ऑड है ना इवन है, तो ये काम तो नहीं चलेगा। और इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के चक्कर में हमें इस फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज़ क्या है भाई, माइनस कितना है लगभग 1.57 से लेकर प्लस 1.57 तक चलना है और इसको इंटीग्रेट करना है। मैंने अभी अप्रॉक्स वैल्यू लिखी है ना, ठीक है, अंदाजा लगाने के लिए है। यहाँ पे -π/2 और यहाँ पे +π/2। तो देखो यहाँ पे अगर मैं -1.57 से -1 तक चलूंगा तो क्या होगा, यानी -π/2 से -1 चलूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा -2, तो ये बनेगा -2 + 4 का इंटीग्रेशन। फिर अगर -1 से 0 चलते हैं तो -1 का इंटीग्रेशन कितना बनेगा भाई, -1 का इंटीग्रेशन बनेगा सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ये बनेगा -1 और ये +4 3x। आगे चलते अपन 0 से अपन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा 0 और 1 से लेकर फाइनल 1.57 यानी π/2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है वो 1। तो कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है। तो शुरुआत में -2 फिर -1 फिर 0 और फिर लास्ट में 1। इंटीग्रेट अपन करेंगे तो बड़ा आसान है। देखो ये क्या बन रहा है 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2x और लिमिट रखेंगे x में, एक बार ये फिर माइनस एक बार ये, तो ये आएगा 1/2 ये माइनस ये, यानी कुछ ऐसा बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये है 1/3, तो 1/3 टाइम्स 0 माइनस दिस ऐसा आएगा। और यहाँ पे 1/4 टाइम्स 1 माइनस 0 आएगा और यहाँ पे 1/5 टाइम्स π/2 -1 आएगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन के नाम पे अगर देखें तो देखो पाई कितना आ रहा है भाई, पाई भी आ रहा है कुछ कांस्टेंट, तो ये है π/4 और साथ में है उधर π/10 दिख रहा होगा। कांस्टेंट के नाम पे अगर देखें तो ये -½ ये 1/3 1/4 -1/5। तो देखो यहाँ पे अगर इनका एलसीएम ले तो ये कितना आएगा 20 आएगा और ऊपर आएगा 5 और इसके लिए 2, तो 7π/20 7π/20 है ना, 3 ऑप्शन में है, बाकी भी चेक करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम अगर देखें तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा भाई 5 ये 15 और 30 से काम नहीं बनेगा, 60 रख दो आप। तो ऊपर कितना आएगा भाई -30
और साथ में यहाँ पर 20, यहाँ 4 से डिवाइड करोगे ये आएगा 15 और माइनस में 5 से डिवाइड करोगे 12, तो ये बन रहा है -10 और ये है +3, -10 और +3 -7, तो ये आएगा -7/60, -7/60 भी आएगा, तो -7/60 है ना, इसी में आ रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन 2 होगा। तो ये सवाल डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, दिमाग में आ सकता है ऑड इवन प्रॉपर्टी, लेकिन बता दूं अंदर जो फंक्शन है ना ऑड है ना इवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो आपको हर इंटीजर पे ब्रेक करना पड़ेगा। तो एक तरह से इस तरीके से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, और इस सवाल को आप देखें तो देखो, देखते आपको आइडिया लगेगा कि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, देखो भाई रिजल्ट होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी। और इसी तरह से यहां पे आप देखो तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये भी एक रिजल्ट होता है, और रिजल्ट क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी। तो इस हिसाब से अगर देखें इसका सॉल्यूशन, तो ये ऊपर क्या बनेगा, कॉस ऑफ, है ना, इनका एडिशन 60 होगा, और कॉस में इनका सब्ट्रैक्शन कितना होता है भाई 36, और अपॉन में साइन में इनका एडिशन जो 30 होगा, और साइन में इनका सब्ट्रैक्शन जो होगा 18, इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, कॉस 60 हाफ और साइन 30 हाफ, ये तो गए काम से, ठीक है। अच्छा, ये स्पेशल एंगल्स है, टिपिकल एंगल्स है, 36 पे कॉस की वैल्यू और 18 पे साइन की वैल्यू, वो पता होनी चाहिए आपको। ये वैल्यू होती है √5 - 1/4, और ये होती है √5 + 1/4, तो बेहद आसान हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट। तो हमारा जो आंसर है वो कुछ इस फॉर्मेट में आना चाहिए, ऊपर √5 आना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हम इसको रेशनलाइज करेंगे, √5 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो यहाँ पे ऊपर क्या बनेगा, √5 + 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना बनेगा, a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, और नीचे क्या आएगा भाई, नीचे आएगा a - b और a + b यानी a² - b², तो ये आएगा 6 + 2√5 अपॉन में 4, 2 से आप कैंसिल आउट कर दो, तो 3 + √5/2। तो अपना जो आंसर ये आ रहा है, तो अपन कंपैरिजन कर सकते हैं, तो कंपैरिजन करोगे तो अपॉन में 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऊपर क्या आना चाहिए 3 + √5, तो अल्फा की जो वैल्यू है वो आएगी 3, और √5 का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1, अल्फा और बीटा अपने पास आ गए हैं। तो हमें पूछा है अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो अल्फा + बीटा कितना होगा, 4 के बराबर होगा। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स पता है तो ये सवाल बहुत ही आसान था, तुरंत किया जा सकता था, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपके पास इजी भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, कुछ क्वेश्चंस टफ भी आते हैं, तो बस थोड़ा संयम हो, कॉन्फिडेंस हो, तो आप आराम से मतलब इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके बाद में देखना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ cos x पावर -5/2, ये sin x और पावर -11/2, और इसका इंटीग्रेशन कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब कुछ कांस्टेंट cot x की पावर 9/2, फिर कांस्टेंट cot x की पावर 5/2। कुल मिलाकर बात ये है कि हमारा जो आंसर है वो cot x की फॉर्मेट में आना चाहिए, तो हमें cot x की फॉर्मेट में आना चाहिए, मतलब ये फंक्शन cot में बनाना पड़ेगा, और cot में अगर बनाओगे तो सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से cot x का डिफरेंशिएशन cos x² नेगेटिव, वो भी दिखना चाहिए आपको ना, तो एक तरह से मामला ये cos x² और cot में ही बनना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो हमारा जो इंटीग्रेशन है लेट्स से इट इज़ i, तो मुझे cot बनाना है, तो एक काम करते हैं, पहले तो इसको नीचे लेके जाते हैं, तो ये बनेगा cos x की पावर 5/2, इसको भी नीचे लेके जाते हैं, sin x की पावर 11/2 dx, हमें इसको cot बनाना है, तो मुझे इसको sin x की पावर 5/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे sin x की पावर 5/2 से डिवाइड करूंगा तो ये तो बन जाएगा cot, और इसको भी मैं sin x की पावर 5/2 से डिवाइड करूंगा, तो sin x की पावर 5/2 से, सॉरी इसको डिवाइड किया तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, बैलेंस भी तो करना है,
तो इसको अगर डिवाइड किया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स की पावर कितना बनेगा ओवरऑल 11/2 और 5/2, तो ये होगा 16/2 यानी 8 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉट के फॉर्मेट में ही अपन को आंसर चाहिए, तो कॉट अगर है तो सिर्फ कॉट ही होना चाहिए, या फिर साथ में ऊपर क्या हो सकता है कॉसेक स्क्वायर, है ना। तो ऊपर कॉसेक स्क्वायर बनाना है और बाकी जितना भी फंक्शन बचता है उसको कॉट में ही कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर है वो ऊपर जाएगा, उसको तो बना देते हैं कॉसेक स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे साइन की पावर 6 बचेगा और हमें कॉट में ही एक्सप्रेशन चाहिए, तो अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे साइन स्क्वायर से कॉसेक स्क्वायर तो बना दिया, साइन की पावर 6 जो बनेगा उसको भी मैं कॉसेक ही बना रहा हूं, ध्यान देखना कॉसेक ही बना रहा हूं। ये काम आ जाए किसमें, एक तरह से डिफरेंशिएशन में, जैसे ही कॉट एक्स को अपन टी ऐड करेंगे तो ये dt में जाएगा, लेकिन इसको कॉट में बदलना जरूरी है। तो कॉट में अगर बदलेंगे तो कॉसेक स्क्वायर को हम लिखते हैं क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो उसका होल क्यूब हो जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा dx और अपॉन में कॉट x की पावर 5/2। तो जैसे ही हम कॉट x को t ऐड करेंगे तो ये जो कॉसेक स्क्वायर dx है वो बनेगा -dt, क्या बनेगा -dt। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये क्या बनने वाला है, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर का क्यूब और साथ में -dt और अपॉन में t की पावर 5/2। अब देखो t की पावर 5/2 अपॉन में केवल एक नंबर है, और ऊपर देखें तो हम यहाँ पे इसका होल क्यूब आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर सेपरेट कर सकते हैं, कैसे t की पावर 5/2 से हर टर्म को डिवाइड करके, और फिर वो एक तरह से t की पावर n का फॉर्मेट बनेगा और सबका इंटीग्रेशन किया जा सकता है ना। तो इस हिसाब से यही वजह है कि यहाँ पे इतनी सारी टर्म्स यहाँ पे बन रही है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसका होल क्यूब करूँ तो ये मामला क्या बनेगा, ध्यान से देखना। ये बनेगा एक तरह से पहले 1 बनेगा, फिर 3d स्क्वायर बनेगा, फिर 3d की पावर 4 बनेगा और फिर t की पावर 6 बनेगा, और हमें t की पावर 5/2 से डिवाइड करना है एंड देन इंटीग्रेट करना है। तो देखो यहाँ पे माइनस में ये कितना आ रहा है 1/t की पावर 5/2, ऊपर जाएगा तो t की पावर -5/2। इसके बाद में प्राइस ऑफ 2 में से 5/2 घटाओगे तो ये आएगा t की पावर -1/2, ये थ्राइस 4 में से 5/2 तो ये आएगा 3/2, और लास्ट में t की पावर 6 - 5/2 तो ये आएगा 7/2, ऐसा आएगा dt, ऐसा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, तो इंटीग्रेशन क्या होगा भाई t की पावर n का t की पावर n+1 अपॉन n+1, तो इसमें एक एक्स्ट्रा और नीचे यही एलिमेंट, इसमें देखो इधर एक एक्स्ट्रा और नीचे 1/2, इधर भी एक एक्स्ट्रा और नीचे ये आ जाएगा, तो यहाँ एक एक्स्ट्रा और नीचे 9/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो t यहाँ पे एक्शन में है क्या, t है cot x ही है ना। तो हमारे पास देखो मामला क्या क्या आने वाला है, ध्यान से देखना आप, है ना। तो इसने बोला है cot x की पावर 9/2 आएगा, हाँ बिल्कुल आ रहा है 9/2 लास्ट में आ रहा है। इसके अलावा 5/2 भी आएगा, 1/2, 5/2, 1/2 और लास्ट में -3/2 आ रहा है ना। तो इनके जो कॉफिशिएंट है ना P1/Q1 है ना, यहाँ से क्या आएगा P1/Q1 है ना, P1/Q1 ये आएगा P1/Q1। फिर आ रहा है अपने पास P2/Q2, ये कॉफिशिएंट जो है P2/Q2 और P3/Q3, P4/Q4 है ना। अच्छा -7 में है, -7 में है, हमें पूछा क्या यहाँ पे 15 टाइम्स, ध्यान से देखो ये P1/Q1, P2/Q2, P3/Q3 और P4/Q4 ये सब पूछा है। तो हमें आंसर के लिए 15 को किससे मल्टीप्लाई करना भाई, ये जितने भी कॉफिशिएंट है, देखो यहाँ पे -1 टाइम्स है ना, जब ये करोगे तो P1/Q1 आएगा, यहाँ फिर P2/Q2, P3/Q3 और यहाँ पे P4/Q4। तो ध्यान से देखो P1/Q1 कितना आएगा, माइनस में 2/9,
ये कितना आएगा कोफिशिएंट, माइनस में अगर देखें तो ऊपर 6 है ना, तो -6/5। यहाँ पर आप देखोगे तो ये बनेगा -2/3 और यहाँ पे प्लस में 2/3 है ना, प्लस में क्या बनेगा एक तरह से 2/3। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया ना, गलत हो गया, यहाँ पे 1/2 पर है ना, तो 6 बनेगा, ये 6 बनेगा। एक बार फिर से देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो पहला वाला होगा -2/9 एंड देन -6/5 और यहाँ पे 6 है ना, एंड लास्ट में यहाँ पे प्लस में 2/3। तो देखो यहाँ पर ये मामला क्या बन रहा है, तो 5 और 3 ये से कैंसिल आउट हो गए है ना, और हमारे पास ऊपर क्या बच रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 × 2 4 और 36, तो 4 और 36 है ऊपर और नीचे 9 से कैंसिल आउट करोगे यहाँ बचेगा 4। तो आंसर आना चाहिए 4 × 4 यानी 16 आना चाहिए ना, 16 आना चाहिए। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा सवाल है, लेकिन सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको हिंट गिवन है। हिंट क्या है कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो कॉटेक्स की फॉर्मेट में आएगा। इसका मतलब यहाँ पे कॉटेक्स बनाया गया होगा और कॉटेक्स को टी माना गया होगा, ठीक है। तो वैसे ही अपन ने कोशिश किया कि भाई इसको कॉट बनाया तो टी मानोगे, डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर भी दिखना चाहिए, तो कॉसेक स्क्वायर भी बनाया, बाकी सारा जो फंक्शन है वो कॉटेक्स में आना चाहिए, एंड देन हमने कॉटेक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया टी से और अपना काम हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद में क्वेश्चन है इफ द एरिया ऑफ द रीजन, सवाल एरिया अंडर द कर्व का है। रीजन क्या है कि x² + 1 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू 3 - x। तो देखो यहाँ पे पहले इस रीजन को अपन ड्रॉ करते हैं, तो ये है इस लाइन के अबाउट, ध्यान से देखें, पहले लाइन बनाते हैं। तो लाइन है y बराबर 3 - x, तो x को 0 करोगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, 0,3, और साथ में अगर y को 0 करते हो तो x की वैल्यू आएगी 3 है ना, x की वैल्यू कितनी आएगी 3, ये है x की वैल्यू 3। एक लाइन है कुछ इस तरह से जा रही है, ओके। एक कर्व है y = x² + 1, तो x² + 1 अब वोल्ट पैराबोला और 0,1 तो ये वर्टेक्स होगा, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये है y = x² + 1 और ये है y = 3 - x। तो बाउंडेड रीजन की अगर बात करें अपन, ध्यान से देखना भाई, तो ये बोला कि y की वैल्यू इससे तो कम है, मतलब इससे नीचे वाला ग्राफ है ना, नीचे वाला रीजन है, तो इस लाइन से नीचे वाला रीजन है ना, और साथ में इससे ऊपर वाला ना, पैराबोला से ऊपर है ना, मतलब ये वाले रीजन की बात हो रही है, ठीक है, ये वाले रीजन की बात हो रही है। तो बोला कि इफ द एरिया ऑफ दिस रीजन इज डिवाइडेड बाय द लाइन x बराबर -1 इन m/n, और m एंड n है वो को प्राइम नंबर है, मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो बताओ m + n क्या होगा। तो बोला कि x बराबर -1 यानी एक वर्टिकल लाइन जो इसको दो हिस्सों में तोड़ती है, और रेशियो क्या है, m/n है, m/n है, तो बताओ m + n क्या होगा। तो देखो यहाँ पे मान लो ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन है वो आप मान लो, ये वाला जो रीजन है वो आप मान सकते हो एक तरह से, ये मान लो A1 है ना, और ये वाला मान लो क्या है A2 है ना। तो हमें A1 और A2 का एक तरह से रेशियो चाहिए। तो देखो यहाँ पे A1 कैसे निकालेंगे, तो A1 अपन निकाल सकते हैं भाई कि ये तो अपर कर्व हो गया और ये लोअर कर्व, कहाँ से कहाँ, x की वैल्यू यहाँ से लेकर x की वैल्यू -1 तक, x की वैल्यू -1 तक, ओके। तो सबसे पहले तो हमें ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये x निकालना पड़ेगा, इनफैक्ट इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगला जो रीजन है जो एरिया A2 यहाँ पे है ना, उसके लिए इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो एक बार तो ये दोनों पॉइंट्स अपन निकाल लेते हैं ना, और वो कैसे निकालेंगे भाई, वो तो अपन इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे। तो y की वैल्यू यहाँ पे है 3 - x और यहाँ पे है x² + 1, दोनों को मैं इक्वेट कर रहा हूँ, तो ये बनेगा x² + x और इधर लाएंगे तो -2 बराबर 0। तो इसके जो फैक्टर हैं +2 और -1, रूट आएंगे -2 और +1 है ना, ये इसके रूट आएंगे। यानी ये क्लियर हो गया कि ये वाला जो पॉइंट है ये -2 है और ये वाला जो पॉइंट है वो +1 है,
ये +1 है। तो देखो यहाँ पर हमें चाहिए A1 और A2 का रेशो, है ना, A1 और A2 का रेशो ना। तो A1 क्या होगा भाई, A1 क्या होगा, एक तरह से इंटीग्रेशन ऑफ अपर कर्व माइनस लोअर कर्व फ्रॉम -2 टू -1। तो देखो y अपर क्या होगा, इसका y कितना है भाई 3 - x माइनस y लोअर, इसका y कितना है x स्क्वायर +1। तो इसको इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ, -2 से -1, -2 से -1। अगला देखो क्या है, A2 की बात करें तो इंटीग्रेशन है -1 से लेकर और कहाँ तक, +1 तक। इसका भाई ये अपर कर्व वही है, लोअर कर्व वही है, तो 3 - x और साथ में माइनस ऑफ x स्क्वायर +1 dx। तो चलिए इनकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट अपन कर लेते हैं ना। तो इंटीग्रेशन आपको आता ही है, तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका कांस्टेंट है यहाँ पे 3 और -1 2, तो इंटीग्रेशन 2x माइनस एक्स का -x²/2 और -x स्क्वायर का -x³/3 और लिमिट हमें रखनी है -2 से -1। नीचे भी इंटीग्रेशन तो वही होगा क्योंकि फंक्शन सेम है, तो ऐसे कैसे लिख दो, और लिमिट है -1 से +1, ऐसा हो जाएगा। तो लिमिट अगर आप रखोगे तो क्या होगा, वैल्यू हमें क्या मिलेगी, देखो यहाँ पे -1 एंड देन -2, तो 2 टाइम्स ये बनेगा -1 और फिर घटाएंगे -2 को, ये बनेगा -हाफ, ध्यान से -हाफ एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, इसके बाद में है -1/3 x³ ना, तो इसमें एक बार -1 रखता हूं तो -1 का क्यूब, फिर -2 का क्यूब यानी -8 अपॉन में, देखो आप ध्यान से, हाँ भाई इधर देखो 2 टाइम्स x है ना, 2 टाइम्स x, तो यहाँ पे 1 और माइनस करेंगे -1 को, तो ऐसा बनेगा, और -हाफ है ना, तो एक्स स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये तो खत्म है, कोई दिक्कत नहीं है, और लास्ट में -1/3 के साथ में क्या है x³, तो 1 का क्यूब -1 का क्यूब, तो ये बनेगा 1 + 1, ऐसा बन जाएगा। तो ऊपर वाली जो क्वांटिटी है वो क्या बन रही है, देखो यहाँ पे 1 × 2 और यहाँ पे 1 - 4 -3 - हाफ +3/2, यहाँ पर आप देखोगे तो 8 - 1 7 और -7/3 अपॉन में आप देखोगे ये 4 है और यहाँ पे -2/3 है ना। कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन आप करना चाहो और वैल्यू की बात करें तो देखो आप एक काम करो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ये 12, ये 9 है ना, और ये -14 और ये 24 और -4, ठीक है। तो ये कितना आएगा भाई, ये हमारे पास 20 आएगा और 21 और -14 ये 7, तो ये रेशो है वो कितना आ रहा है 7:20। तो हमें पूछा यहाँ पे m + n कितना होगा, देखो सिंप्लीफाइड वर्जन है बिल्कुल ना, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो हमें ये m है ये n है, या फिर आप उल्टा भी सोच सकते हो, ये हो सकता है शायद ये रेशो m/n आए हो, तो क्या फर्क पड़ता है 20/7 आ जाएगा, लेकिन हमें पूछा था m + n, तो m + n क्या होगा, एक तरह से 27 के बराबर होगा। तो सवाल के लेवल की अगर बात करें तो सवाल का लेवल तो खतरनाक नहीं है, हाँ भाई कैलकुलेशन में है ना गड़बड़ी हो सकती है अगर आप थोड़े से भी लापरवाह हुए तो सवाल में कैलकुलेशन ही है, कॉन्सेप्ट वाइज ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सारे देखे होंगे। इसके बाद में क्वेश्चन है द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द लाइन α(x + 2y = 1, एक लाइन है जो कभी भी इसको टच नहीं करती है, हमें अल्फा की वैल्यूज बतानी है और ध्यान रखना कि इसको टच नहीं करनी चाहिए, मतलब ये इसकी टेंजेंट नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात ये है। मतलब फिर तो हम ये देख लेते हैं कि भाई टेंजेंट कब बनती है, मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अगर लगाएं तो हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू बता सकते हैं, तो बस वो नहीं होना चाहिए, अच्छा ये एसिम्टोट तो नहीं बने, एसिम्टोट तो नहीं बनेंगे ना, एसिम्टोट तो यहाँ पे नहीं बनने वाले ना, क्योंकि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है,
तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस इतना देखना है कि भाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के हिसाब से जो अल्फा हो सकता है वो अल्फा नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है भाई, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 में ये होती है कि अगर इसका एम स्लोप है, मतलब ये लाइन अगर ऐसी कुछ है y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है कि सी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, पहले मैं इसको इस फॉर्मेट में लाता हूँ ना, तो इस फॉर्मेट में अगर लाऊंगा तो 2y बराबर क्या आएगा 1 माइनस अल्फा एक्स। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू 2 से डिवाइड कर दो, ऐसी आएगी। तो m पता है माइनस अल्फा बाई 2 और कांस्टेंट है हाफ, ठीक है। अच्छा a यहाँ पे a स्क्वायर है 9 और b स्क्वायर है 1, तो देखो यहाँ पे c स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर और m स्क्वायर, m कितना है यहाँ पे माइनस अल्फा बाई 2, स्क्वायर करोगे ऐसा आएगा माइनस b स्क्वायर, वो है 1 के बराबर। तो ये हमारे पास रिलेशन आ चुका है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यूज आ जाएंगी। देखो 1 बराबर कितना होगा 9 अल्फा स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर आएगा 5/9, यानी अल्फा एक तरह से प्लस माइनस √5/3 होगा अगर ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को फुलफिल करती है, मतलब अगर ये टेंजेंट है तब। लेकिन हमें टेंजेंट चाहिए नहीं ना, तो इन दो वैल्यूज को छोड़ना पड़ेगा, माइनस प्लस √5/3, यानी ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल सही होगा। लेकिन ये क्वेश्चन ही है। तो आप देख सकते हो कि एक तरह से अगर आपको जितने भी कॉन्सेप्ट है अगर ऊपर ऊपर से भी अच्छे से पता है, अगर दिमाग में है, तो आप क्वेश्चन निपटा सकते हो। तो यहाँ पे बोला कि ये टच नहीं करनी चाहिए, मतलब ये टेंजेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फुलफिल नहीं होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। अगला क्वेश्चन है, इफ द इमेज ऑफ पॉइंट P, 3D का क्वेश्चन आ गया, P है 3, 2, A रिफ्लेक्टेड अबाउट द लाइन इज 5, B, C, then the value of a square plus b square plus c square। तो यहां पे ये बोला गया है कि एक लाइन है और वो लाइन है ये वाली, और इसमें इस पॉइंट का 3, 2, A का इमेज जो है यानी रिफ्लेक्शन जो है वो क्या है 5, B, C है, ऐसा है। तो हमें ये बताना है कि आप ये बताओ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। बड़ा आसान है ये तो, है ना, बड़ा आसान है। कैसे, हमें भाई इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और इसका भी x कोऑर्डिनेट पता ही है। इसका मतलब ये मिड पॉइंट जो है, ये मिड पॉइंट तो मैं बता सकता हूँ, मिड पॉइंट मैं आराम से बता सकता हूँ, है ना। मिड पॉइंट क्या आएगा भाई, मिड पॉइंट पक्का यहाँ पे 5 और 3 8/2 यानी 4 आएगा, है ना, ये 4 आएगा, है ना। इसके अलावा जो भी है y कोऑर्डिनेट अपन क्लियरली नहीं बता सकते, बट ठीक है आप लिख दो ना, ये क्या होगा b प्लस 2/2 और ये हो जाएगा c प्लस a/2, ठीक है। तो इनका जो मिड पॉइंट है पक्का यही होगा और ये लाइन पे होगा, लाइन पे होगा तो लाइन को तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे रख दूँ 4, तो 4 - 3 1/2, b प्लस 2/2 भी रख देता हूँ, तो b प्लस 2/2 माइनस 5/5, है ना। और साथ में यहाँ पे z c प्लस a/2 और -2 और यहाँ अपॉन में -2, है ना, ऐसा कर देते हैं। तो यहाँ से देखो कुछ तो मिलेगा, है ना, ये इक्वेट कर दो आप। तो यहाँ से देखो आप, ये हाफ इक्वल्स टू ये आएगा b और 2 - 10 -8 अपॉन 10 इक्वल्स टू ये c प्लस a -4 और अपॉन में -4। तो यहाँ से आप देखोगे तो b की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, देखो 10/2 5 और 8 30 आ जाएगी ऐसी वैल्यू। और इन दोनों को अगर इक्वेट करें तो -4 उधर जाएगा तो -4/2 -2, -2 के साथ में +4 तो +2, तो c प्लस a की वैल्यू कितनी आएगी +2। तो हमें b की एग्जैक्ट वैल्यू पता है 13 और c और a में रिलेशन पता है, बस रिलेशन पता है ना। तो हमें एक रिलेशन और चाहिए अगर हम c और a की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो देखो अभी तो अपन ने क्या किया कि भाई ये अगर आपस में मिरर इमेज है तो इनका मिड पॉइंट 100% इधर ही आएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी है कि ये कैसे होंगे 90 डिग्री पे होंगे, कैसे होंगे 90 डिग्री पे होंगे। यानी अगर मैं इस वेक्टर की बात करूं
इस वेक्टर की बात करूं और इस वेक्टर की बात करूं तो इनका डॉट है वो क्या होगा, 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो देखो यहाँ पर ये वेक्टर निकाल रहा हूं मैं, 5 - 3 यानी 2, ये कंपोनेंट क्या आएगा b-2 है ना, और ये कंपोनेंट c-a, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट हो गए इस वेक्टर के, इसका डॉट इस वेक्टर के अलोंग है ना, क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस वेक्टर के कंपोनेंट क्या होंगे, यही होंगे जो डायरेक्शन रेशो है उसी को ले सकते हैं अपन, 2, 5, -2। तो इनके साथ डॉट 0 कर दो, तो इनके साथ डॉट 0 करूंगा तो ये बनेगा 2 × 2 प्लस 5 के साथ और उधर -2 के साथ, तो ये क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये है 4, और b-2 यानी 13 - 2 11 × 5 55, और यहाँ पे -2 टाइम्स c-a इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 टाइम्स c-a यानी एक तरह से आप बोल सकते हो 2c- या सीधा c-a की वैल्यू आप बोल सकते हैं कितनी आएगी, 59/2, 59/2। तो c-a पता है, c + a पता है, तो c और a की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो देखो यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो 2c की वैल्यू आएगी 2 + 59/2, तो ये मामला बनेगा 63 और अपॉन 2, 2 को भी भेज दो तो c की वैल्यू आ गई 63/4। इसके बाद में अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पे a की बात करें तो a की वैल्यू क्या होगी, 2 - c, 2 - c। तो ये कितना आएगा भाई, ये एक तरह से आएगा 8 और -63 है ना, तो ये आएगा -55/4, ये a की वैल्यू आएगी। तो हमें a की, b की और c की वैल्यू पता है, हमें चाहिए a² + b² + c²। तो हमारा जो आंसर है वो देखो क्या होगा, a² 55 का स्क्वायर, तो ये होगा 3025/16 प्लस b² ये होता है 169 और c² यानी 63 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर है ना, अपॉन 16। तो 63 का स्क्वायर कितना होगा आप देख सकते हो ना, तो ये आएगा अपने पास 9 6 और 9 3, तो 3969। तो ये हमारे पास कैलकुलेशंस बची है ना, कैलकुलेशंस बची है भाई है ना। तो देखो यहाँ पे एक काम करो, इनको पहले ऐड कर लो, हो सकता है थोड़ा आसान हो जाए। तो ये बनेगा 9 × 5 14, 3 6 9 और साथ में 9 और 6 अपॉन 16 प्लस 169। अगर सिंप्लीफाई हो सकता है थोड़ा बहुत हो रहा है ना, 2 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से कैंसिल आउट हो रहा है। तो देखो ये कितना बन रहा है, ये बनेगा हमारे पास एक तरह से ये बन रहा है 3 4 9 और 7 अपॉन में 8 और प्लस 169। तो देखो यहाँ पे 8 एलसीएम होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 72 2 और 7 बचेगा, 128 और 7 135 और इसमें जोड़ना है 3497। तो 7 and 2 9, लास्ट में 9 आएगा, ठीक है। ओके 9 एंड देन 4 है ना, पहला ऑप्शन मैच हो रहा है क्या, लग तो रहा है। तो ये बन रहा है 9 4 एंड 4 और 4 8 एंड देन 4 है ना, तो पहला जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही होगा। तो इस सवाल को अगर देखें तो सवाल 3D का सवाल है, लाइन में इमेज का सवाल है। तो इमेज के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए भाई, इमेज अगर है कोई पॉइंट तो इन दोनों का मिड पॉइंट इस पे लाई करेगा, साथ में ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों के अलोंग जो वेक्टर्स हैं इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो ये अप्रोच आप यहाँ पे लगा सकते हो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस सवाल में आपको पूछा गया नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन, और सवाल में जो इक्वेशन है वो किस में है, मॉड में है, 2 मॉड दे रखे हैं। तो ऐसे सवालों को आप क्रिटिकल पॉइंट्स का यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट्स अगर देखूं जिनके अराउंड ये मॉड है ना डिफरेंट तरीके से ओपन होता है, तो यहाँ तो मिलेगा -4 और यहाँ पे -2। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए हम 3 केस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहला केस है जब x की वैल्यू -4 से कम है, दूसरा केस आप बना लो
जब x की वैल्यू -4 या उससे ज़्यादा और -2 से कम है। और अगला केस बना लो जब x की वैल्यू -2 या उससे ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अगर x की वैल्यू -4 से कम होगी तो हम इसको लिख सकते हैं मॉड को नेगेटिव ऑफ x+4, तो ये होगा नेगेटिव ऑफ x+4। अच्छा ये भी कैसा होगा, एक तरह से नेगेटिव, तो -3 टाइम्स x+2 + 3 बराबर 0, है ना, ऐसा अपन लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, -x² -4x -3x -6 + 3 बराबर 0। तो ये बनेगा -x² -7x और -3 बराबर 0। तो माइनस से आप मल्टीप्लाई करोगे, इक्वेशन थोड़ी ठीक दिखेगी और इसके सॉल्यूशन होंगे -b ± b² -4ac/2a। तो देखो यहां पर ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है -7 ± √37/2। तो यहाँ पे 2 रूट आ रहे हैं, लेकिन रूट वही वैलिड होगा जो -4 से कम होगा। तो -4 से कम क्या दोनों रूट हैं, ये अपन को देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ये -7 और यहाँ पे अगर माइनस वाला लेता हूँ तो ये अप्रोक्स क्या है भाई 6 है ना, तो -7 -6 -13/2, वो माइनस वाला तो होगा, माइनस वाला तो वैलिड होगा। लेकिन अगर मैं प्लस वाले की बात करूं, ये कितना भाई +6 और ये -7, ऑलमोस्ट -1/2, ऑलमोस्ट -हाफ, तो प्लस वाला नहीं होगा, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन आएगा इधर, तो इस इंटरवल में। अब बात करते हैं सेकंड इंटरवल की, कि अगर x की वैल्यू -4 या उससे ज्यादा लेकिन -2 से कम लो तो क्या होगा। तो ये प्लस साइन के साथ ओपन होगा और वो माइनस साइन के साथ। तो हमारे पास जो इक्वेशन क्या बनेगी, x², ये 4x है और ये -3x और कांस्टेंट के नाम पे -6 और +3 यानी -3 = 0। इसके रूट्स की अगर बात करें तो ये आएंगे -b ± b² -4ac करोगे तो +12/2, 2 रूट है यहाँ पे, -1 प्लस में √13/2 और -1 -√13/2। अब देखते हैं यहाँ पे इनमें से कौन कौन से सॉल्यूशन है वो इस इंटरवल में लाई करेंगे। तो ये कितना है भाई, ये ऑलमोस्ट है ना, एक तरह से आप बोल सकते हो ये 3.5 से ज़्यादा होगा, थोड़ा सा 3.5 है ना, उसका स्क्वायर होता है 12.25, तो उससे थोड़ा ज़्यादा है, कोई नहीं, अप्रोक्स 3.5 ले लो, -1, तो ये कितना हो गया 2.5/2। अच्छा ये तो पॉजिटिव हो गया, ये तो वैसे ही नहीं होगा ना, इस इंटरवल में आएगा नहीं। अच्छा ये -3.5 ऑलमोस्ट -1 -4.5 अपॉन में 2, तो ये आएगा -2 पॉइंट समथिंग, मतलब ये इस इंटरवल में आएगा। तो इस इंटरवल में एक सॉल्यूशन और आ गया। इसके बाद में लास्ट इंटरवल की बात करते हैं। तो इस इंटरवल में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा और ये 0 या 0 से ज़्यादा, तो हम जब ओपन करेंगे मॉड को तो विद प्लस साइन ओपन कर सकते हैं, ऐसा बन जाएगा। इक्वेशन बन रही है x² 4 + 3 7x और कांस्टेंट के नाम पे 6 और 3 9 = 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी -b ± b² -4ac/2a। तो देखो ये क्या बन रहा है, -7 प्लस माइनस है ना, दोनों ही यहाँ पे केस लेंगे, तो ये बनेगा √13/2 और ये -7 -√13/2। √13 अगेन ऑलमोस्ट कितना है 3.5, ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, -7 करेंगे तो -3.5/2, तो ये बनेगा -1 पॉइंट समथिंग। तो ये बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर देखें तो -7 और माइनस यहाँ पे कितना है 3.5, तो -10.5, ये तो कितना बन गया ऑलमोस्ट -5 पॉइंट समथिंग, तो ये इस इंटरवल में नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं इस इंटरवल में भी एक वैलिड सॉल्यूशन है। तो पूरे रियल इंटरवल में -∞ से +∞ तक टोटल 1 + 1 + 1 यानी 3 सॉल्यूशन रहेंगे। यानी सवाल का जो आंसर है वो कितना होना चाहिए, एक तरह से 3 के बराबर होना चाहिए। तो ये सवाल जो है वो मॉडुलस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ऐसे सवाल भी आपने PYQs में देखे होंगे,
तो ये सवाल भी तुरंत देखते ही, है ना, कैलकुलेशन वाला सवाल था, देखते ही आपको कॉन्सेप्ट पता ही है तो कैलकुलेशन आपको करनी थी। इसके बाद में अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल हमारे पास कि इफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है x, है ना, और इसकी वैल्यू दे रखी है 0 1 2 3 अप टू 7, और यहाँ पे इसकी ये प्रोबेबिलिटी है k2 k² जो भी दे रखी है। हमें यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन x लाइज बिटवीन 3 and 6 बट इंक्लूडिंग 6, है ना। यानी इसको मैं बोल सकता हूँ कि p ऑफ एक तरह से x बराबर 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, ये अपन को बताना है। तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी भाई, p ऑफ एक तरह से x बराबर 4, है ना, तो x बराबर 4 पे कितना होगा भाई 4k, अच्छा 5 पे कितना होगा k, और 6 पे भी कितना है k, तो इसका आंसर क्या होगा, एक तरह से 6k के बराबर होगा, 6k के बराबर। हमें k की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहाँ पे सम ऑफ ऑल पॉसिबल जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो सारी क्या होंगी, एक तरह से एडिशन जो है वो 1 के बराबर होगा, है ना, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो पुरानी शिफ्ट में भी ऐसा सवाल पूछ लिया गया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज आपको 1 बनाना है। तो देखो यहाँ पे अगर इनका सम करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा ना, तो 6 and 2 and 2 10 k²। इसके अलावा देखें k, अगर देखें कितना आएगा, तो k है एक बार यहाँ पे 2 4 6 7 8 9, तो ये आएगा 9 के बराबर 0। तो k अगर कॉमन ले तो 10k + 9 बराबर 0। तो देखो यहाँ पर k की वैल्यू आ रही है 0 या फिर -9/10, लेकिन ये बात बचने वाली नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ना, है ना, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अच्छा यहाँ पे 0 क्यों बनाया मैंने, 0 तो गलत है ना यार, 0 थोड़ी होगा। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज क्या होगा, 1 के बराबर, है ना। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, देखो ये आएगा 10k² + 9k -1 बराबर 0। तो k की वैल्यू यहाँ से एक तो आ जाएगी -1, डायरेक्ट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और दूसरी आएगी 1/10, 1/10। k की वैल्यू -1, k की वैल्यू -1, यानी प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव हो जाए, ऐसा सही नहीं है, मतलब ये तो नहीं होगा। तो k की वैल्यू क्या होगी 1/10, और 1/10 होगी तो आपका आंसर क्या बनेगा 6/10, यानी एक तरह से पहला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये सवाल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे अगेन आई विल से इजी सवाल है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या है भाई, 4 5 6 पे ही तो आपको निकालना है, और कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ये क्या होगा 1 के बराबर होगा। तो अभी तक ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपको उलझाने वाला मिला है। 2 क्वेश्चन और है, वो भी अपन देखते हैं। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन और थे, और वो क्वेश्चन क्या थे वो देखो आप। एक क्वेश्चन था कि इफ एस जो है वो है 1 2 3 अप टू 50, और क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि 2 नंबर्स यहाँ से अल्फा और बीटा रैंडमली सेलेक्ट करना है, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 3। हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अल्फा इंटू जो बीटा है वो क्या है, डिविजिबल है बाय 3, है ना, ये क्वेश्चन पूछा था। तो आप इसमें ऐसे भी जा सकते हो कि भाई टोटल माइनस जब ये प्रोडक्ट 3 से डिविजिबल ना हो, है ना, ऐसे कर सकते हो ना, क्योंकि वो ज़्यादा आसान रहेगा कि 3 से डिविजिबल ना हो। इसके लिए शर्त है कि अल्फा भी 3 का मल्टीपल नहीं है और बीटा भी 3 का मल्टीपल नहीं है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस, है ना, कि दोनों नंबर ही 3 से डिविजिबल नहीं है, इस बात की प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे नीचे तो भाई टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, है ना, रैंडमली। तो अगर अल्फा बीटा 2 नंबर में रैंडमली लेता हूँ 50 में से, तो ये होगा 50C2, है ना, 50C2। लेकिन हमें जो फेवरेबल कंडीशन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगी, जब अल्फा बीटा दोनों ही 3 के मल्टीपल नहीं है ना, तो अल्फा इंटू बीटा 3 का मल्टीपल नहीं होगा, और वो केस हटा दूंगा 1 में से, टोटल में से, तो क्या बचेगा, जब वो 3 का मल्टीपल है। तो देखो अल्फा और बीटा दोनों ही 3 के मल्टीपल नहीं है, तो आप यहाँ पे देखो
ऐसे कितने नंबर है जो 3 के मल्टीपल नहीं है? तो 3 के मल्टीपल कितने होंगे भाई? 16 होंगे यहाँ पे ना। लास्ट नंबर होगा 48 है ना। 3 के मल्टीपल 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, लास्ट में 3 × 16। तो 16 ऐसे हैं जो 3 के मल्टीपल हैं। तो 50 माइनस 16 इतने नंबर ऐसे होंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं होंगे, है ना। तो ये कितने बचेंगे भाई? 34 है ना, एक तरह से 34। तो हमें इन 34 नंबर से 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि ये प्रोडक्ट 3 से डिविजिबल नहीं है और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बाकी तो कैलकुलेशंस हैं, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था वो देखना आप। क्वेश्चन ये था कि इफ द एंड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x, कि एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x, बोला कि इसकी एक कॉर्ड है जिसके एंड पॉइंट क्या दे रखे हैं? कॉर्ड के एंड पॉइंट x1, y1 और x2, y2। तो हमें बोला गया है कि ये जो कॉर्ड है वो 90 डिग्री बनाती है वर्टेक्स पे। क्या बात है, अगेन इजी क्वेश्चन पूछ लिया। ये 90 डिग्री बनाती है वर्टेक्स पे। ओके, तो बताओ कि यहाँ पे x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 की जो वैल्यू है वो क्या होगी? तो आपको याद होगा कि जब भी कोई कॉर्ड है वो पैराबोला के वर्टेक्स पे, और ये तो स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो वर्टेक्स पे अगर 90 डिग्री बनाए तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ का पैरामीटर जो t1 है और यहाँ का पैरामीटर जो t2 है, तो t1 इंटू जो t2 है, t1 इंटू जो t2 है वो कितना होगा? एक तरह से -4 होगा। क्या होगा? -4 होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो t1 t2 -4। अच्छा, यहां पर मैं इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, x1 y1 x2 y2 को। तो x1 क्या होगा? a_t1 स्क्वायर, और ये क्या होगा? 2a_t1, सॉरी y1 होगा 2a_t1, तो ये होगा 2a_t1। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? a_t2 स्क्वायर और ये 2a_t2। तो ये वैल्यू अपन को चाहिए। आप देख सकते हो ये क्या है? a स्क्वायर t1 t2 का होल स्क्वायर माइनस ये 4a स्क्वायर और t1 t2 होगा। t1 t2 की जो वैल्यू है -4, मैं यहाँ पे रख देता हूँ। -4 का स्क्वायर 16 a स्क्वायर, और ये क्या है भाई? एक तरह से -4, तो -4 ये भी 16 a स्क्वायर, तो ये बनेगा 32a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू कितनी होगी? तो ये है 4a है ना, तो 4a है 12, तो a की वैल्यू कितनी होगी? 3 के बराबर है ना, तो a की वैल्यू 3 होगी, तो 32 इंटू 3 का स्क्वायर, तो होगा 32 इंटू 9, तो ये बनेगा 288, 288 इसका आंसर होगा। तो आपके पास यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आपने देखे, कितने क्वेश्चन देखे आपने? एक तरह से 15 एंड 2 17। आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आ गया हो। आप ये देख सकते हो कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपने PYQs में देखे होंगे, तो पेपर का जो लेवल था वो था आसान। तो PYQs का पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी बन जाता है, और स्पेशली मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करूं, कुछ क्वेश्चन तो इसी सेशन में है ना, पैटर्न जैसे ये वाला पैटर्न आ चुका है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे दिया और इसी से सवाल पूछ लिया ना, वेरिएंस का मीन का पूछा था, और ये कॉन्सेप्ट भी अपन ने लगाया था कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज 1, है ना। इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखें। अच्छा, एरियाज वाले क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न के आ रहे हैं। इसके अलावा अगर देखें, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, आईडीएफ का क्वेश्चन ऐसा ही कुछ पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन मतलब हर शिफ्ट में ही आ रहा है ना, सिमेट्रिसिटी वाला डोमेन का क्वेश्चन भी आ रहा है, और 2x2 मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन बना रहा है। इसके अलावा देखें, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो पेपर का लेवल था, मैं बोलूँगा इजी था ना। सो जितने भी शिफ्ट्स हैं आप उनको देखते रहें और जुड़ते रहिए। अगले वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट के पेपर के साथ में।